सभागार में उपस्थित सभी बहुत से सुपरिचित और पुराने विद्वान हमारे प्राध्यापक देवी और सज्जन मानव को जो प्रातिनिधिक रूप में संदेश दे सकते हों, तो उनके लिए मेरा संबंध है विश्वत वरेण्य प्रोफेसर पाठक जी और दीनदयाल शोध संस्थान की ओर से जो आयोजन है और उस उपक्रम में महती भूमिका जिन्होंने निभाई आदरणीय राजेश जी, माननीय कुलसचिव जी, हमारे अभिन्न मित्र प्रोफेसर स्वर्णकार जी, सुधीर अवस्थी जी और मेरे 50-55 वर्ष के पुराने मित्र, उनके सुपुत्र श्री नरेंद्र शर्मा जी और इतनी ही लंबी अवधि के हमारे परम मित्र श्री सुरेश अवस्थी जी और सभी मित्र विश्वविद्यालय के जितने हमारे प्राध्यापक हैं और वो उनकी बड़ी कृपा रही है मेरे प्रति, बड़ा स्नेह देते रहे और मैं उनके उस उपकार को भूल भी नहीं सकता। और 1-2 वर्ष तो माननीय कुलसचिव जी श्री अनिल यादव जी के साथ मुझे काम भी करना पड़ा। ये वाक्य कहना थोड़ा कठिन होता है लोगों के लिए कि किसी बड़े उच्चाधिकारी के अति विश्वास में काम कर पाना बहुत कठिन होता है, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यादव जी के अतिशय विश्वास में उस सारे कार्यों को कर पाया था। उनके प्रति भी मेरा आभार है। कुछ बातें हैं हिंदी की जो पूर्वज आपके कर जाएं, उसका प्रायश्चित आप करो, क्योंकि वो चले गए हैं। राजभाषा का जो प्रसंग है ये 50, 60, 70 वर्षों से ये प्रायश्चित कर्म हो रहा है, क्योंकि सरकार तो राष्ट्रभाषा नहीं बना पाई है, घोषित भी नहीं कर पाई है। जिस देश की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होती है, उस देश की संस्कृति, कला के ऊर्ध्व शिखर, मेधावियों की चेतना, इन सबका जितना भी अवदान होता है वो लुप्त होता है, प्रकट नहीं हो पाता है। किंतु इसके बाद भी बिल्कुल इतिहास आपसे सब झूठ ही कहा गया। खींच लीजिए आप तो। विनम्रता पूर्वक आपसे जितनी चर्चाएं कर रहा हूं वो सब प्रामाणिक और ग्रंथों की। 2 फरवरी 1935 को जब मिनट्स पढ़ी गई पार्लियामेंट इंग्लैंड में, तो मैकाले ने एक वाक्य कहा था, यूरोप के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अलमारी में जितना ज्ञान समाहित है, उतने ज्ञान के बराबर भी भारत और अरब का ज्ञान नहीं है। जबकि अरबी भाषा के अल-जबर से ही अलजबरा उसको मिला था, उसको ये पता नहीं था। मैकाले को कहीं 19 लाइनों का केवल एक उपनिषद और उसकी अंतिम लाइन पर 120 भाष्य लिखे गए थे, उसको मालूम नहीं था। मैकाले कहां से ये बात शुरू हो गई है, जरा सुन लीजिए। आपके हाथ से भी इन दिनों लिपि जा रही है। अब आप लिखते नहीं हैं, आप अपने मोबाइल पर टाइप करते हैं और उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेते हैं। हाथ से लिखना, वर्तनी की शुद्धता, वाक्य की संरचना, जिसे आप पंक्चुएशन करते हैं, ये सब चीजें आपके द्वारा लुप्त होती जा रही हैं। अर्थात लिपि पर आघात है जो आपके द्वारा अभ्यस्त होना चाहिए। इसका संदर्भ एक सुन लीजिए। 1998 में 25,000 लोगों के दस्तखत से आवागढ़ के नरेश और मांडा के नरेश, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर सुंदरलाल, इन्होंने मैकडॉनल्ड को ये एक प्रत्यावेदन दिया कि आप केवल इतनी कृपा करिए, फारसी ही बंद रहने दीजिए, लेकिन आप लिपि देवनागरी कर दीजिए कम से कम, क्योंकि नजर शब्द यदि लिखा जा रहा है उर्दू लिपि में, फारसी लिपि में,
तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप देवनागरी में कर दीजिए। 1900 में ये लिपि स्वीकार की गई। इसी लिपि के साथ दूसरी साजिश का दूसरा छोर है। 48 में जब अनशन पर गांधी बैठे हैं तब भी वो चूके नहीं हैं आपकी लिपि के साथ, राष्ट्रभाषा के साथ ये हरकतें। तो गांधी के पास वो ड्राफ्ट गया, प्रारूप गया कि इसको पढ़ करके आप दस्तखत कर दें और हम घोषणा करते हैं कि आप अनशन खत्म कर रहे हैं। 13 जनवरी 1948 मरने से 17 दिन पहले मौलाना आजाद ने अपनी तरफ से उसमें द्विलिपि माने देवनागरी लिपि और फारसी लिपि एक शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो महात्मा जी बैठे हुए थे, अशक्त, उन्होंने पढ़ा उसको तो बोले मौलाना जिस उद्देश्य के लिए मैंने इतने जीवन संघर्ष किया वो तो समाप्त ही हो गया। जो विभाजन हो गया है तो इस लिपि का क्या अर्थ है। लेकिन मौलाना ये समझ रहे थे कि महात्मा जो है वो अशक्त हैं, होश में नहीं होंगे तो हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने पूरा प्रारूप काट दिया और वो लिपि की फिर देवनागरी ही रह गई। वहां से जरा दूसरा संदर्भ सुन लीजिए। स्वराज पुस्तक में गांधी, आप सबको बहुत से भ्रम की सूचनाएं हैं। एक सूचना पूरे देश में भी है और मुझे एक निवेदन कर दूं, मुझे आप किसी पार्टी में न पूरे वक्तव्य में आपको कहीं लग सकता है कि मैं किधर बोल रहा हूँ, कहीं लग सकता है किधर बोल रहा हूँ। संदर्भ ये है कि जिस समय इस हिंदी भाषा के प्रसंग में चर्चा हो रही थी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनका ग्रंथ है। उन्होंने कहा था कि भाषा के संदर्भ में कोई वोटिंग नहीं हुई, अंकों के संदर्भ में वोटिंग हुई थी। उस अंकों को स्वीकार किया गया रोमन के द्वारा, भाषा पर कोई विवाद नहीं। नेहरू का इतना आतंक था कि कोई बोल नहीं पाया और इस तरह से वो राष्ट्रभाषा होने से रुक गया। अर्थ वही का वही अपने आप में। दूसरा संदर्भ सुन लें आप। ऐसे असल के संदर्भ स्वराज पुस्तक गांधी की है। उस समय 1907, 8, 9 इनकी समय की एरा है। 14 से 14 में गांधी लौट कर आ रहे हैं। गांधी वहां लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उनके साथ अब्दुल्ला ये सब थे। यहाँ पर गांधी जब आ रहे हैं तो जिन्ना भी हैं, तिलक भी हैं, यहाँ पर मोहम्मद अली हैं, शौकत अली हैं, ये सब भी हैं। तो गांधी लिख रहे हैं उसी में, यदि आप हिंदी भाषा कहेंगे तो ये हिंदुओं की भाषा होगी, यदि आप उर्दू कहेंगे तो ये मुसलमानों की भाषा होगी। इसलिए मैं इन दोनों के बजाय हिंदुस्तानी कहना चाहूँगा, जिससे किसी प्रकार का विवाद न हो। तो आप हिंदी शब्द हटा दीजिए। और गांधी इतनी जिद पर आमादा हो गए थे कि राजा टंडन से लंबा पत्राचार है उनका, सारा डॉक्यूमेंट्स है, और वो इतना अशिष्ट प्रकार का पत्राचार है जिसको सुनकर पढ़कर आप बड़े आहत हो सकते हैं। और फिर गांधी ने उन्हीं के जवाब पर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। उस सभा के गठन में हिंदी शब्द को हटा दिया था। तीसरा संदर्भ, एक बात और ध्यान दीजिए। 1891 में जब संस्कृत कॉलेज बनाया तो 1900 में ये फोर्ट विलियम बना। इसमें 2 लोग आमंत्रित हुए, हिंदी के लोग बुलाए गए कि तुम पाठ्य पुस्तकें बनाओ, जैसे कुलपति जी ने कहा और आपने भी कहा कि हिंदी में काम हो, ऐसे ही मौलवियों को बनाया गया। इन लोगों ने इतनी संस्कृत मिश्र भाषाओं का प्रयोग कर दिया, उन्होंने अरबी का प्रयोग कर दिया और राष्ट्रभाषा वही की वही रही। राष्ट्रभाषा किसी भी देश में उसके जनबोध का प्रतीक होती है, उसके राष्ट्रबोध को संवाहिका होती है। और हिंदी इस देश की पर्वत स्थल मंडलों में जो रत्न मणियां घुसी हुई हैं, खनिज इत्यादि, जो धवल धार वाली अनंत नदियां बह रही हैं,
जो गंधक की चट्टानों को छूती हुई जो तमाम नदियां आ रही हैं और अनंत मेधा वाले आचार्यों और ऋषियों की तपश्चर्या से लिखे गए ग्रंथ, उनकी परंपराएं, इन सबका समावेश हिंदी करके चलती है। एक बात माननीय कुलपति जी ने कही थी और राजेश जी ये समाचार उनको पहुंचा रहे हैं, उनको सूचना ये हो, उनकी जो अभीष्ट इच्छा है कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम प्रामाणिक होना चाहिए। सन 1936 और 40 के बीच में वाराणसी के शिव कुमार बाल शास्त्री रानाडे, वो 14 वर्ष के थे। उनके शिष्य शिव कुमार शास्त्री, उनके शिष्य मधुसूदन शास्त्री, उनके शिष्य मोतीलाल शास्त्री 80,000 पृष्ठ, 80,000, 8,000 नहीं, 80,000 पृष्ठ सृष्टि विज्ञान पर लिखे गए और जयपुर महाराजा नरेश ने अपने संरक्षण में लिखा है। और वो 1935 की बिग बैंग शैली कुछ नहीं है, जिसे प्रचारित किया गया। ये विज्ञान सम्मत काम उन्होंने शिव कुमार शास्त्री ने किया। मधुसूदन शास्त्री इंग्लैंड भी गए थे और वहां उन्होंने प्राच्य विद्या पर, भारतीय विद्या पर व्याख्यान दिए। तब उस समय राष्ट्रभाषा हिंदी के वे 80,000 पृष्ठ ट्रांसलेट हुए, विज्ञान के साहित्य के 80,000 और वैदिक संपत्ति के 2 ग्रंथ हुए उस समय। किंतु इतना काटोर था उस समय, आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, इन समस्त ग्रंथों का कहीं कोई मूल्य नहीं, कोई जिक्र नहीं। और इसका प्रमाण नरेंद्र जी है 1953 में राजेंद्र बाबू जो राष्ट्रपति थे, उनके राष्ट्रपति भवन में 5 दिन के सुरेश जी व्याख्यान है, वो छपे हुए। उसमें अग्नि सोम विद्या, ये पूरी सृष्टि अग्नि और सोम की संयुक्तता से उत्पन्न हुआ और हिंदी में बात। ये विज्ञान सम्मत, ये उन्होंने प्रतिपादित किया कि इतनी स्थितियों में यदि व्यक्ति आ गया है तो मृत्यु अनिवार्य है। मेडिकल साइंस को चलेंगे, ये उनका निष्कर्ष, ज्योतिष के ऊपर, कर्मकांड के ऊपर इतना काम उन्होंने 80,000 पृष्ठों में किया। मित्रों, हमारे लिए जितना समय विहित था तो उसमें से जितना समय जिन जिन लोगों ने लिया उनके प्रति मैं बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मुझे उतना श्रम नहीं करना पड़ा। कुलपति जी तो व्यस्तता होगी इसलिए वो चले भी गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आगे जी सुन रहे हैं। एक संदर्भ और आपको सुनाता हूँ। 15 वाले लाला लाजपत राय के थे। 1930 से और 1928 के बीच में एक भी दिन जिन्ना के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। और वो आदमी लाला लाजपत राय कौन है, इतिहास का संदर्भ सुन ले, पार्टी का आदमी नहीं हूँ। 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना हो गई। 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन हो रहा। कांग्रेस की मिनट से सारे इतिहास में पहला हिंदी में बोलने वाला आदमी वो लाला लाजपत राय का पहला व्याख्यान हिंदी में कांग्रेस की हिस्ट्री में। वरना कांग्रेस के जितने अधिवेशन होते थे वो सब अंग्रेजी में ही होते। और दूसरा आश्चर्यजनक तथ्य सुरेश जी सुनिए कि उन पत्रकारों ने जब रिपोर्टिंग दूसरे दिन की तो ये कहा कि लाला जी को तो अंग्रेजी नहीं आती है इसलिए वो वहाँ उर्दू में बोले। तो उनकी उर्दू, हिंदी, पंजाबी मिश्रित जो हिंदी थी उसमें उन्होंने व्याख्यान दिया। दिक्कत क्या थी? सर सैयद अहमद का एक नाम सुना होगा, इससे थोड़ी चिंचिनाहट होती है, ये संदर्भ जब सुना देते हैं कहीं। सर सैयद अहमद पहले राष्ट्र के प्रति बड़े निष्ठ थे, बाद में उनकी जो धारणा वो बदल गई थी। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट जो उनकी किताब, तो उन 5 सीरीज उन्होंने लाला लाजपत राय ने उसे छाप दिया और लिख दिया। तो यूं ने उस पूरी को पूरे भारत में उसको प्रचारित कर दिया। वो उनके 15 वॉल्यूम्स में 3 वॉल्यूम्स हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किए। उनके लाला लाजपत राय की जो जीवनी थी अंग्रेजी में उसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। उनके जेल का जो जीवन था वो हिंदी में वो मैंने ट्रांसलेट किया। इतना साहित्य। और नरेंद्र जी ने कहा और कुलपति जी ने कहा
कृष्णचंद्र को रायटी किसने दी भाई? सुरेश जी ये बात सुरेश जी मंचों पे कह आएंगे हम विमल मित्र को आप कहाँ जानते थे? विमल मित्र को रायटी किसने दी? ये हिंदी नहीं दी, दूसरे ने नहीं दी। कृष्णचंद्र को या किसी को भी, इन जितने लोगों को, अब जब आप उर्दू तो आप कहेंगे उर्दू का विरोध कहाँ है? उर्दू शब्द का अर्थ होता है छावनी, क्योंकि तंबू में बोली जाने वाली भाषा वो छावनी, उसे उर्दू कहते हैं। तो वो तो हमारी आनुषंगिक भाषा थी, हमसे अलग कहाँ थी, हमसे दूर कहाँ थी। और उस भाषा में जो बातचीत होती थी उन सैनिकों में, अंग्रेजों में, उसे उर्दू कह दिया गया। और उसी समय ये जिस समय ये जो लिपि की बात मैंने की, उसी समय ये केंद्रित कर दिया गया कि ये जो देवनागरी है ये हिंदुओं की भाषा है और ये जो फारसी की जो है ये मुसलमानों की है। और वहीं से ये दरार खड़ी कर दी है और ये दरार आज की तारीख तक भी उसी प्रकार से है। और राष्ट्रभाषा हिंदी आपकी आज भी सत्ता तंत्र के अंदर ये साहस नहीं है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर आधे घंटे के अंदर इसका रिजोल्यूशन पास कर दिया जाए। डॉक्टर स्वर्णकार इस बात को सुनकर खुश होंगे। 1362 में एडवर्ड थर्ड और फिलिप सिक्स्थ फ्रांस के थे, फ्रांस के राजा थे। एडवर्ड थर्ड ने आक्रमण कर दिया फ्रांस पे। बोले भाई क्यों आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर आपने? बोले हम थोड़ी जगह चाहिए आपकी। ये भी कोई बात हो, आप अपने देश में रहिए। वो नहीं माने एडवर्ड, तो युद्ध हो गया। वहां से तमाम लैटिन, जर्मन और फ्रेंच तमाम आदमियों को वहां ले आए। और 1362 से पहले ऑक्सन और वेल्स नदियां थी। इन नदियों के उस तरफ उसी तरीके से वो लोग रहा करते थे जैसे आजकल खास देश में लोग घूम रहे हैं बंदूकें लेकर के। उसी तरह की लाइफ थी, लूटना। तो उस तरफ से आ जाते थे दिन में राजधानी कर करके वापस चले जाते थे। तो उस एडवर्ड थर्ड ने जनता से कहा कि अपने देश को समृद्ध करना है, ये जमीन चाहिए। तो फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, इन सब लोगों को उन्होंने बुलाया और उसे सीखा। बाद में उसने एक दिन जिस भाषा में भाषण दिया वो भाषा हिब्रू से मिल रही थी। उसी भाषा से इतनी जनता उत्तेजित हो गई कि उसने कहा हम आपके साथ हैं। बोले आज से यही राष्ट्रभाषा। आधे घंटे में इंग्लैंड की भाषा उसने कहा, ये इंग्लैंड का विशेषण इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, वो इंग्लैंड का विशेषण है। और जो वो भाषा राष्ट्रभाषा बताई थी वो हिब्रू में मिली हुई लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ये इनको अंग्रेजी की अपनी शब्दावली जानते हैं अपने आप। उसने सब अंग्रेजी आधे घंटे के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को विश्व में इंट्रोड्यूस करने वाला वो एडवर्ड थर्ड, उसने आधे घंटे में अपने देश की राष्ट्रभाषा, उसने कहा जो आप बोल रहे हैं यही हमारी राष्ट्रभाषा है और इसमें जितने शब्द हैं यही सब हमारी राष्ट्रभाषा है। और वो इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश हो गई। किंतु आपको संसद में ये सामर्थ्य न तब नेहरू में था। क्यों? मुझे आपको चीजों के लिए जरा क्षमा करते चलिएगा कि हम थोड़ा तीखा भी बोल देते हैं। नेहरू की जब जीवनी छप के आ चुकी है तो क्या गांधी ने जीवनी नहीं पढ़ी हो? नेहरू और गांधी का जो सबसे बड़ा कंसेप्ट था उसी के विरुद्ध उनका जो है वो वत्सल पुत्र जैसा वो विरोध कर रहा है और नहीं मान रहा है। ये तात्पर्य कहेंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी से क्या मतलब है? ना, इसका मतलब इसलिए है कि राजा राम मोहन राय जिस समय उपनिषदों और इनकी स्थापना कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो इंग्लैंड से सूचना आई कि तुम वहां क्या करने गए हो? तुमसे कहा गया कि कन्वर्जन करो, धर्म परिवर्तन कराओ और वहां पैसा पैदा करो। ये काम करने के लिए नहीं है कि तुम वहां उपनिषद पढ़ने लगो। उस समय से वो जो 1757 में क्लाइव वहां का जो लोफर घूमने वाला था, ये शब्द हमारा नहीं है, उस 1757
जगत सेठ अमीचंद, भारतेंद्र बाबू हरिचंद के परिवार और मीर जगत सेठ से उसने रुपया लिया और उसी रुपये को स्वराज दौरा के नाम घूस दी और स्वराज दौरा को उसी ने हराया वहीं। और अमीचंद के द्वारा भारतेंद्र बाबू हरिचंद ने अपने परबाबा के द्वारा अर्जित गई सारी संपदा को हिंदी की उन्नति में लगा दिया और वो आदमी कर्ज में ही मरा। भारतेंद्र बाबू हिंदी को इस तरीके से सेवा की गई। शासन ने हिंदी का समर्थन नहीं किया, न तब मुगलों ने, न तब अंग्रेजों ने, और न तब इस बीच की कांग्रेस ने, या बीच में कोई दूसरी सरकार, या आज की सरकार। ये जो राष्ट्रभाषा दिवस है, ये आपका प्रायश्चित करना है, ये पाखंड है आपका। अन्यथा जो हम आप प्रयोग कर रहे हैं, ये हिंदी जन भाषा है। राष्ट्रभाषा तो कब होगी जब आप पास करें। हमारी संवेदना, हमारा एक एक प्रसंग, हमारी एक एक आत्मीयता, ये इस भाषा जन भाषा से होती। इसलिए क्यों आई रिसीव्ड वार्म वेलकम, आइजनहावर के सामने कह रहे हैं। वार्म वेलकम का मतलब क्या है? गर्मजोशी, ये भाषा की कल्चर है। हिंदी में क्या कहते हैं? तुम्हें देख शीतल भई साथी, भाषा ये राष्ट्रभाषा हिंदी इसलिए कि आपसे जब हम गले मिलते हैं तो हम कितने भी अवसाद में क्यों न हो, हमें लगता है कि भरोसेमंद आदमी आ गया है। दूसरा, सुविना ने भी कहा था और सुरेश जी ने भी कहा और अभी राजेश जी ने भी, आग न मेधावियों की चेतना में दीप्ति होती है, आग नहीं। सुरेश अवस्थी जैसे लोग, भाई सांसद साहब, इन लोगों की ऊर्ध्वतर चेतना में जो दीप्ति है, उसका प्रकाश राष्ट्रभाषा के द्वारा फैले। आग की हमको जरूरत नहीं, उसके लिए दिल्ली भी काफी है, लखनऊ का, वहाँ उनके मन में बहुत आग है। वो जब चाहेंगे तब सुविधा पूर्वक लगा लेंगे पूरे देश में और आप उसे शांत। लेकिन हमारा आपका काम है आज इस मंच के माध्यम से माननीय कुलपति जी, राजेश जी, हमारे कुल सचिव जी और सभी मित्र सुविधा जी, आपने हमें समय दिया, आमंत्रण दिया। यूँ तो 18-20 साल आप लोगों के बीच में बैठा रहा हूँ, तमाम अपराध भी हुए होंगे और तमाम बार आपने मुझे क्षमा भी किया होगा, तमाम बार पुरस्कृत भी किया होगा, तमाम बार प्रशंसा भी की होगी। लेकिन आज थोड़ा सा ये बताने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ये अवसर आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ।